हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग विद नम्रता। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये वीडियो एक वन शॉट रिवीजन है जिसमें आपको शॉर्ट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज है। कल्चरल हेरिटेज मतलब वो जो मैन अपनी क्रिएटिविटी, अपने इंटेलेक्चुअल और अपनी स्किल से जनरेट करता है, उसे जनरली हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। कल्चरल हेरिटेज के अंदर हमारे ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिचुअल्स, हमारे एंसेस्टर्स की लाइफस्टाइल को भी हम अडॉप्ट करते हैं, तो वो सब कुछ भी कल्चरल हेरिटेज के अंदर इंक्लूड होता है। और भी एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आवर डेली लाइफ्स, फेस्टिवल्स, एंटरटेनमेंट्स, हमारे बिलीव्स, कस्टम्स, स्किल्स, ये सब कुछ भी कल्चरल हेरिटेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब कल्चरल हेरिटेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मटीरियलिस्टिक हेरिटेज एंड जेनेटिकल हेरिटेज। मटीरियलिस्टिक हेरिटेज मतलब जो एक चाइल्ड फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से बाय बर्थ गेन करता है या पा लेता है, उसे जेनेटिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जबकि मटेरियल हेरिटेज का मतलब होता है जैसे कि हाउस, लैंड, इस्टेट्स, प्रॉपर्टीज़ जो उसको अपने पूर्वज एंसेस्टर्स के थ्रू मिलती है, उसे हम मटेरियल हेरिटेज कहते हैं। हमारे इंडिया के एंशियंट लिटरेचर में ऐसा देखा गया है और ऐसा जाना गया है कि 64 आर्ट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, स्किल्स, कसब, ड्राइंग, आर्ट, म्यूज़िक, ड्रामेटिक आर्ट, डांस, वो सब इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। आज मतलब मॉडर्न लाइफ के अंदर जो एजुकेशन ऑफ योगा है, उसको भी हम कल्चरल हेरिटेज का एक पार्ट की तरह एक्सेप्ट करते हैं और जो पूरे वर्ल्ड ने भी अपनाया है। जैसा कि हम सब 21 जून को वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, वो उसका ही एक रूल है और एक टाइप है उसे सेलिब्रेट करने का। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे इंडिया के वेराइड आर्ट एंड क्राफ्ट को। अब हम देखेंगे आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट्स। हमारे इंडियन कल्चर की ब्यूटी है उसके ट्रेडिशनल आर्ट और उसको बनाने वाले मतलब उसके आर्टिशंस। उन्होंने बहुत वैराइड डेवलप किया है अपनी लाइफस्टाइल को और उससे हमें रिमार्केबल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दी है, जैसे कि वीविंग, एम्ब्रॉयडरी, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और केक वर्क, डायमंड रिलेटेड आर्टिस्टिक वर्कमैनशिप एक्सेट्रा। उससे हमारे इंडिया को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। अब हम देखेंगे क्ले वर्क। मैन और क्ले क्लोजली एसोसिएट करते हैं एंशियंट टाइम्स से, जो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल मतलब मेटल के आविष्कार होने से पहले बहुत सारी चीज़ों में क्ले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, जैसे कि खिलौने, फिर दिए, चूल्हा, क्लेवेस, पॉटर्स के जो स्टोर मतलब ऐसे बड़े मटके जिसके अंदर हम अनाज स्टोर कर सके। फिर जो मैक्सिमम किचन वेयर्स होते थे मतलब जो किचन अप्लायंसेस होते थे, वो भी मेजॉरिटी क्ले से ही बनते थे। वॉल्स ऑफ हाउसेस, फिर कुबास, उन सभी को काउडंग और क्ले के पेस्ट से प्लास्टर किया जाता मतलब लीपा जाता था। हमें उसके रिमेन्स मिले। हमें रेड क्ले के जो यूटेंसिल्स हैं वो हमें लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कल्चर से देखने को मिलते हैं। आज भी इंडिया के अंदर जब नवरात्रि फेस्टिवल होता है तो उसके अंदर हम ऐसे रखते हैं कि जो पीचर होता है जिसके अंदर होल्स होते हैं उसके अंदर हम दिया रख के उसको रखते हैं। तो इस तरह से इंडिया बहुत फेमस है अपने बेक्ड यूटेंसिल्स के लिए और अनबेक्ड क्ले के लिए, जिसे टेराकोटा भी कहते हैं। वो एंशियंट टाइम से उस बात के लिए फेमस है। इसके रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं नागार्जुना कोंडा इन साउथ इंडिया एंड लागनज इन द महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब हम देखेंगे आर्ट ऑफ वीविंग। कॉटन बॉल्स में से कॉटन के छोटे पीसेस निकाल के उसके लंबे थ्रेड्स बना के उन्हें एक साथ ला के जोड़ना, उसे कहते हैं आर्ट ऑफ स्पिनिंग। जैसा कि हमने देखा है कि गांधी जी उन्होंने इसको एक बहुत स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया है और कॉटेज इंडस्ट्री में भी इसे इंक्लूड किया जाता है। और इससे गांधी जी ने स्वदेशी का जो सेल्फ रिलायंट मोटो है वो हमें दिया है, जो उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के अंदर यूज़ किया था और उससे उन्होंने एक नई हिस्ट्री को जनरेट किया है।
अब हम देखेंगे हैंड वीविंग। पुराने टाइम से इंडिया को कॉटन टेक्सटाइल मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखा गया है। तो जो एक पर्टिकुलर साइज़ के होल पीस ऑफ क्लॉथ को टाका कहते हैं। जो ढाका रीजन का फाइन मसलिन क्लॉथ था। मसलिन जो है वो क्लॉथ का नाम है। वो एक रिंग में से भी इजीली पास हो जाता था और एक मैच बॉक्स के अंदर भी फिट हो जाता था। और गालीचा मतलब जो कारपेट है वो सेवरल रीजन्स की उनका नीटिंग वर्क, एट्रीज, आर्टिस्ट्रीज वो भी एक प्रोमिनेंट प्लेस है। जैसे कि पाटन के पटोले, कांजीवरम एंड बनारसी साड़ीज़, बांधनी ऑफ राजस्थान उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी है हमारे इंडिया में। जब गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा चल रहा था तब गुजरात ने इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया था। जब सिद्धराज जयसिंह गुजरात पे रूल करता था तब बहुत सारे आर्टिशन मतलब वीवर्स जो थे, वर्कर जो होते हैं वो आए और वहाँ पाटन में सेटल हुए। पाटन के जो पटोले हैं वो वर्ल्ड फेमस है और वो अपनी स्किल्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। ये आर्ट जो है पटोला का वो मोर देन 850 ईयर्स ओल्ड है। बहुत कम आर्टिशियंस जो है वो इसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये जो आर्ट है मतलब जो पाटन के पटोले हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन में होते हैं और उसकी टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है। जो सिल्क वेयर मतलब जिस कपड़े के ऊपर पटोला बनता है वो पाटन में ही प्रोड्यूस्ड होता है, इसलिए उसे पटोला ऑफ पाटन कहते हैं। इक्ट का उसे बेवाड़ इक्ट भी कहते हैं और इक्ट का मतलब होता है वीविंग मतलब सिलना। ये जो साड़ी होती है उसे इस तरह से बनाया जाता है कि उसे कोई भी साइड पे पहना जाता है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसके अंदर गुड ड्यूरेबिलिटी भी होती है और इसके कलर्स सेम रहते हैं, उसके कलर्स फेड कभी भी नहीं होते और ना ही ये साड़ी कभी फटती है। हम देखेंगे आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी मतलब जो आर्ट ऑफ वीविंग है मैन, वुमन और चिल्ड्रन के कपड़ों पर, उसे कहते हैं आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, जो बहुत फेमस है एंशियंट टाइम से और इसके एक्सकवेशंस हमें हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में से देखने को मिलते हैं। जैसे कश्मीरी कसब जो आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। उसके अलावा बांधनी ऑफ जामनगर, जेतपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात वो भी बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। बांधनी अपने ट्रेडिशनल स्टाइल के लिए और अपने लस्टर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और उसके जो ब्यूटीफुल डिज़ाइंस है जैसे कि एलिफेंट, पपेट, डाइस, पिक्चर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज भी। और इसके ऊपर कॉटेज इंडस्ट्री जिसमें कच्छ की वुमेंस का बहुत अच्छा सा रोल रहा है और सौराष्ट्र रीजन्स ऑफ गुजरात ने इस पे कॉटेज इंडस्ट्री में इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जो ट्रेडिशनल आर्ट है एम्ब्रॉयडरी का जैसे कि तोरन्स, पिलो कवर, बेडशीट, शंख, टोडलिया, क्लोथ्स लाइक केडिया वो बहुत ज़्यादा फेमस है आज भी। तो जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है जाट कम्युनिटी का जो बन्नी एरिया ऑफ कच्छ से है वो अपने आप में ही एक अलग विशेषता धराते हैं। अब हम देखेंगे लेदर इंडस्ट्री। जो स्किन ऑफ डेड एनिमल्स है उसे एंशियंट इंडिया के टाइम से ही अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जो एनिमल डेथ हो जाता है उसकी डेथ होने के बाद उसकी स्किन को ट्रेडिशनल मैनर के अंदर प्रोसेस्ड किया जाता है और उससे लेदर के यूज़ करके मटेरियल्स बनाए जाते हैं। जैसे कि उससे मशक है, कोस, ड्रम, ढोलक मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर फुटवेयर्स, लेदर बेल्ट्स ऐसे सब बनाया जाता है। लेदर इंडस्ट्रीज़ है वो प्रोमिनेंट प्लेस धराती है एंशियंट इंडिया के अंदर और उसके एग्जांपल्स है वेनलेटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान, शूज़, लेदर नेटेड पर्सेस, बेल्ट्स, जो डायमंड, बीड वर्क एंड एनेमल वर्क। जैसा हमारे इंडिया के पास 7,517 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है जो 3 डायरेक्शन में है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इसलिए कोस्ट लाइन ज़्यादा होने की वजह से हमारे इंडिया में डायमंड्स और बीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। हम डायमंड्स और जेम्स को बहुत पुराने मतलब एंशियंट टाइम से यूज़ करते आए हैं। इसके लिए हम ट्रेड भी करते आए, सी रूट के थ्रू डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में हम हमारे डायमंड का ट्रेड भी करते थे। डायमंड्स जो है वो रॉयलिटी को शो करता है और हमारे वर्ल्ड फेमस डायमंड्स जो है वो है कोहिनूर और ग्रेट मुगल, वो सिर्फ हमें इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। डायमंड, रूबीज़, बीड्स, इमरल्ड और टोपास जैसे जो
अच्छे और वेल ऑर्गेनाइज्ड सारे जो डायमंड्स हैं उसे हम हमारे थ्रोन्स और क्रोन्स की ब्यूटी एनहांस करते हैं और उसे ज्वेलरी और ब्रेसलेट में यूज़ करते हैं। पहले के ज़माने के जो राजा थे उसे इसमें यूज़ करते थे। जो बीड वर्क है वो हमें जनरली प्रोमिनेंटली हमें वो गुजरात में देखने को मिलते हैं। उसके सम एग्जांपल्स है जैसे कि तोरण, बारी, चकड़ा, इंधोनी, मोड़िया, हैंड फैंस, एनिमल बेक कवर्स, उन सभी को आर्टिस्टिक वे में बनाया जाता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें गोल्ड और सिल्वर वर्क के अलावा इनेमल वर्क भी देखने को मिलता है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलता। इनेमल वर्क मतलब गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स के अंदर आर्टिस्टिक वे के अंदर और आर्टिस्टिक स्किल से ब्राइट कलर्स को ऐड ऑन करना, जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू, वो हम रिंग्स, बैंगल्स, इयररिंग्स उन सब में ऐड करते हैं। उसके जो एक्सपर्ट्स हैं इनेमल वर्क के वो हमें स्पेशली जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और हैदराबाद में देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे जरी वर्क। जरी वर्क है वो भी हमारे एंशिएंट टाइम से हमें देखने को मिलता है। उसके अंदर गोल्डन और सिल्वर थ्रेड्स को कपड़े के साथ सीला जाता है और उससे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, उससे वो डेकोरेटिव दिखता है। सूरत है वो प्रोमिनेंट प्लेस है जरी वर्क के लिए, और सूरत में ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस बनते हैं जैसे कि साड़ी, पानेतर, घरचोरू, वो सब इस गोल्डन और सिल्वर थ्रेड से बनाया जाते हैं, डेकोरेट किए जाते हैं और जरी भी डाली जाती है अगर उसमें नीडेड हो। अब हम देखेंगे मेटल वर्क। मेटल वर्क है वो भी बहुत ओल्ड टाइम से हम देखते आ रहे हैं इंडिया में। जैसे कि स्टोन एज को डेवलप होने के बाद मेटल एज धीरे धीरे डेवलप हुआ था। आर्टिशियंस है जो लोथल के, उन्होंने मेटल से डिफरेंट वेपन्स बनाए जैसे कि सिकल, ड्रीव और निडल। वो कॉपर और ब्रॉन्ज मेटल से बनाए उन लोगों ने, वो उससे यूटेंसिल्स और आइडल्स भी बनाया करते थे। गोल्ड और सिल्वर मेटल से हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। कॉपर, ब्रांज एंड ब्रोंज से यूटेंसिल्स और आइडल्स बनाए जाते हैं और आयरन से इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है वुडन आर्ट। वुड हम बहुत सारे टाइम से और बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं। वुड को हम फायरवुड की तरह यूज़ करते हैं, उसके बाद हम उससे वेपन्स भी बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। जनरली जो वुड है वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे आइडल्स बनाना, टॉयज़ बनाना, वुडन पिलर्स बनाना, विंडोज़ और बहुत सारी जगह पे। इस तरह वुडन वुडन आर्ट भी डेवलप्ड हुआ। वुडन फर्नीचर मतलब जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं, जो जैसे कि झूला और खिलौने, वो ईडर और सांखेड़ा एरियाज ऑफ गुजरात उसके बहुत फेमस होते हैं। हम देखेंगे इनले वर्क। इनले वर्क भी बहुत एंशिएंट टाइम से देखा जाता है, वो एक एंशिएंट आर्ट में से एक है। इंडियन किंग्स, एम्परर्स, रूलर्स और रॉयल पीपल और रॉयल फैमिली उस टाइम पे जो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे कि नेकलेस, ब्रेसलेट, क्रोन, दामनी, और वो सब उस सभी के अंदर प्रेशियस जेम्स जैसे कि रूबीज़, पर्ल्स, डायमंड्स, उन सभी को ऐड किया जाता था। तो आर्टिशियंस जो है वो एक्सपर्ट होते थे इस वर्क में, इसलिए इसे इनले वर्क भी कहते थे। और बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इनले वर्क के लिए। अब हम देखेंगे अकीक वर्क। अकीक एक प्रेशियस स्टोन है जो जनरली हमें रिवर वैली के आसपास मिलता है। अकीक जो है वो कैल्केडोनिक मिक्स्ड है सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन के साथ। कैरेनियल है वो भी एक मेन स्टोन है, वो सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी का होता है और वो बहुत सुंदर रेड कलर के अंदर देखने को मिलता है। गुजरात के अंदर हमें ऐसे बहुत सारे बड़े छोटे साइज़ के प्रीशियस स्टोन्स देखने को मिलते हैं। रनपुर एंड सूरत में ये सारे स्टोन्स को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें खंपात भेजा जाता है, उससे वो अलग अलग डिज़ाइंस में बीड्स और गार्लैंड बनाते हैं। अब हम देखेंगे पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब होता है एक आर्ट जो लाइंस एंड कलर्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। उसका एम होता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना लाइंस और कलर्स के थ्रू। उसके हमारे इंडियन पेंटिंग के एविडेंस हमें मिलते हैं ओल्ड हड़प्पन कल्चर जो 5000 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है। हमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिली है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सकावेशन वर्क के अंदर। हमें भीमबेटका केव्स के अंदर ट्रीज़ के पिक्चर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, उन सभी की केव पेंटिंग देखने को मिलती है जो प्रिमिटिव मैन ने की थी स्टोन एज में, वो हमें भीमबेटका केव्स में देखने को मिलती है। पीपल जो है वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस और स्केचेस भी ड्रॉ करते हैं। एलिफेंट, राइनासोरस, डियर, वो सब नोटेबल पीसेस है जो हमें अजंता एलोरा केव्स के अंदर देखने को मिलते हैं।
और हम फेस्टिवल्स हो, सेलिब्रेशंस हो, उसके अंदर स्वस्तिक, पिक्चर और गणेश इन सब की ड्राइंग्स करते हैं। इंडिया के अंदर रंगोली मेकिंग जो है वो बहुत पुराना ट्रेडिशन है। जनरली फेस्टिवल्स के अंदर फेस्टिवल सेलिब्रेशन होते हैं तब हम रंगोली बना के उसे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम देखेंगे फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया। उसमें सबसे पहले देखेंगे म्यूज़िक। इंडियन म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक और अलग है पूरे वर्ल्ड में, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ट्यून, रिदम और हारमोनी। हमारे जो 4 वेद है उसमें से साम वेद जो है वो म्यूज़िक के साथ कनेक्ट किया गया है। म्यूज़िक के अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे सिंगिंग और प्लेइंग। म्यूज़िक के 7 वॉवेल्स होते हैं। इंडियन म्यूज़िक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक क्लासिकल म्यूज़िक और सेकंड है फ्लोक म्यूज़िक्स। हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में हमारे पास 5 राग्स है, वो है श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। ऐसा माना जाता है कि ये जो सारे राग है 5 के 5 वो नेचुरली पंचमुख ऑफ लॉर्ड। हमारे एंशिएंट इंडिया में म्यूज़िक के ऊपर बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए थे जो म्यूज़िक का इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें म्यूज़िक का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें से 3 बुक्स जो है वो हमें इधर है, जो है संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। सबसे पहले देखेंगे हम संगीत मकरंद। म्यूज़िक के स्कॉलर नारद ने संगीत मकरंद लिखी थी समथिंग अबाउट 900 BC में। उसके अंदर उन्होंने 19 वीनास और 101 रिदम उसे डिस्क्राइब किया था, जो आज भी यूज़फुल है। अब हम देखेंगे संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर है वो पंडित सारंग देव जी ने लिखी हुई है। वो दौलताबाद में रहते थे। वो साउथ और नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक से फेमिलियर थे। जो पंडित विष्णु नारायण भटकंडे है वो ऐसा मानते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो संगीत रत्नाकर है वो मोस्ट ऑथेंटिक बुक है जो म्यूज़िक के ऊपर लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि संगीत रत्नाकर के अंदर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम देखेंगे संगीत पारिजात। संगीत पारिजात जो है वो इम्पॉर्टेंट बुक है म्यूज़िक के ऊपर। पंडित अहोबाले ने इस टेक्स्ट को 1665 के अंदर लिखा था, जो नॉर्थ हिंदुस्तानी म्यूज़िक के ऊपर बेस्ड थी। उन्होंने इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को डिस्कस किया है। ये है कि राग जो होते हैं उनकी खुद की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उन्होंने 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स को डिस्क्राइब किया गया है उनकी बुक के अंदर। जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड चल रहा था तब अमीर खुसरो जो थे वो बहुत फेमस थे। अमीर खुसरो के कंट्रीब्यूशन की वजह से म्यूज़िक और पोइट्री के अंदर उन्हें तूटिए हिंद कहा जाता है, मतलब पैरट ऑफ इंडिया। इंडियन हिस्ट्री के अंदर उन्हें ये नाम दिया गया है। भक्ति मूवमेंट जो है वो 15th और 16th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ। भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई और नरसिंह मेहता वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उन कुछ लोगों के डिसिपल्स मतलब उनके शिष्य जैसे कि स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन और जो ड्यूएट गर्ल मतलब जो साथ में गाती है वैसी ताना रीरी, वो रेयर ज्वेल्स है हमारे इंडियन म्यूज़िक के जो 15th सेंचुरी में आए। अब हम फाइन आर्ट्स का दूसरा टॉपिक डांस देखेंगे। जो वर्ड नृत्य है वो ओरिजिनली संस्कृत वर्ड नृत्य से डिराइव्ड हुआ है। डांस जो है उसके अंदर हम अपनी ब्यूटी को ताल और लय के साथ एस्थेटिकली वे के अंदर एंजॉय करते हैं। शिवा को ओरिजिनेटर ऑफ द डांस माना जाता है, इसलिए शिव को नटराज भी कहा जाता है। वो म्यूज़िक को हमारी अर्थ पर लेके आए स्वर्ग से और डांस के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड मणिपुरी। उसमें सबसे पहले देखेंगे हम भरतनाट्यम। ऐसा माना जाता है कि भरतनाट्यम की शुरुआत तंजौर में हुई थी, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। उसके ऊपर 2 बुक्स लिखी गई हुई है, एक नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि और दूसरी है अभिनव दर्पण बाय नंदीकेश्वर। दोनों ही ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ भरतनाट्यम माने जाते हैं। गोपी कृष्ण और मृणालिनी साराभाई जिन्होंने भरतनाट्यम के अंदर अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके अलावा हमारी एक्ट्रेसेस जो हमारे
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में है, ऐसी एक्ट्रेसेस जैसे कि वैजंती माला और हेमा मालिनी, उन्होंने भी भरतनाट्यम को सीखा है। इस तरह वो हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं। अब नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो डांस स्टाइल है वो 15th सेंचुरी के अंदर क्रिएट किया गया था। उस डांस के अंदर वुमेंस की ब्यूटी को, मतलब औरतों की सुंदरता को दिखाया जाता है। उसके अंदर अलग अलग जेस्चर्स के द्वारा, मतलब मेल और फीमेल के अलग अलग जेस्चर्स के द्वारा उसे समझाने की कोशिश की गई। उस तरह से उस डांस को किया जाता है। कुचिपुड़ी डांस जो है वो सबसे फेमस आंध्र प्रदेश में है। उसके फेमस कंट्रीब्यूटर्स हैं गुरु प्रहलाद शर्मा, शोभा नायडू और गुरु प्रहलाद शर्मा और राजा रेड्डी। अब हमारा नेक्स्ट है कथकली। कथकली जो है वो बहुत फेमस है केरला के अंदर। कथकली जो है वो एक ड्रामास के ऊपर बेस्ड होता है, जो हमारे एंशियंट एपिक्स थे, रामायण और महाभारत उसके ड्रामास के ऊपर बेस्ड है, जो संस्कृत और मलयालम लैंग्वेज के अंदर बेस्ड होते हैं। इस डांस के अंदर हर एक कैरेक्टर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू उस डांस को एक्सप्रेस करते हैं। पोएट केरला श्री वल्लथोड़, जो कलामंडलम कथकली के फाउंडर है, और कृष्ण प्रसादम, शिवरमन, उन लोगों ने कथकली के थ्रू बहुत नाम कमाया है हमारे इंडिया में और पूरे विश्व में। अब हमारा नेक्स्ट है कथक। कथक डांस जो है वो कृष्ण जी के लाइफ इवेंट्स और इंसिडेंट्स, मतलब कृष्ण लीलाओं को दर्शाता है उस डांस के थ्रू। ऐसा माना जाता है कि वैष्णव कम्युनिटी की श्रृंगार भक्ति के साथ साथ ये डेवलप हुआ था। इसके अंदर डांसर जो होता है वो अपने एक पाँव से डांस करता है और रेफरेंस करता है उस इमेज का। इसके अंदर वुमेन्स जो होती है वो नैरो ट्राउज़र्स और फ्रॉक पहनते हैं, और इस स्टाइल को जिंदा रखा है जैसे कि पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिनी लाखे जैसे बहुत प्रसिद्ध डांसर्स ने इसे बनाए रखा है। नेक्स्ट है मणिपुरी डांस। मणिपुर के लोग हर ओकेशन, हर फेस्टिवल पे ये डांस करते हैं। ये डांस जो है वो जनरली कृष्ण जी की रास लीला और बाल लीला के ऊपर बेस्ड है। मणिपुरी डांस के 2 टाइप्स होते हैं, एक लस्य और दूसरा टांडो। इसके अंदर जो ग्रीन कलर का पेटीकोट होता है जिसे क्यूमिन कहते हैं, और उसी टाइम पे सिल्क ब्लाउज और बेल्ट बांधा जाता है। इसके अंदर बहुत फेमस डांसर्स हैं जैसे कि गुरु अमिबो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, निर्मल मेहता, नैना जवेरी, और इन लोगों ने इंडिया में तो सही बट पूरे विश्व में भी मणिपुरी डांस का नाम कमाया है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रामेटिक आर्ट। हमारे संस्कारों को एंटरटेनमेंट के साथ सिखाना वो इंडियन ड्रामेटिक आर्ट की अलग पहचान है। भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ड्रामेटिक आर्ट के अंदर रिटन ड्रामा होता है, परफॉर्मेंस होता है, ऑडियो और वीडियो एड्स के द्वारा इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है ताकि हम लोगों को सिखा सके, जो हम लोगों को संस्कार सिखा सके एंटरटेनमेंट के साथ। और वो कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं होता, वो सभी एज ग्रुप के लिए होता है। ड्रामेटिक आर्ट को दर्शाते हुए भरत मुनि ने कहा है कि देयर इज़ नो बुक, ऐसे कोई बुक नहीं है, देयर इज़ नो स्कल्पचर, ऐसी कोई मूर्ति नहीं है, और देयर इज़ नो नॉलेज, और ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो ड्रामेटिक आर्ट के अंदर ना हो। देयर इज़ नो नीड विच इज़ लैकिंग इन द ड्रामेटिक आर्ट। द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि का फर्स्ट ड्रामा था, वो था देवासुर संग्राम। हमारे संस्कृत लिटरेचर में हमें ऐसे बहुत सारे ड्रामास देखने को मिलते हैं। भास जो है उन्होंने भी बहुत सारे ड्रामास हमें दिए हैं, जैसे कि कर्णभार, उरुभंगा, दूतवाक्यम, जो महाभारत के ऊपर बेस्ड है। उसके अलावा कालिदास जी ने भी हमें बहुत सारे ड्रामास दिए हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। उनके अलावा बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर में हमें बहुत सारे ड्रामास देखने को मिलते हैं। जयशंकर सुंदरी जी जो है उन्होंने गुजराती में ड्रामेटिक आर्ट किया हुआ है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उनके अलावा अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, उपेंद्र त्रिवेदी, दीपक घीवाला और भी बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना नाम कमाया है। नेक्स्ट टॉपिक है भवाई। स्क्रिप्ट राइटर्स का ऐसा मानना है कि भवाई जो है वो इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा है और वो स्पेशल काइंड ऑफ ड्रामेटिक आर्ट है जो 700 ईयर्स
अगो मतलब 700 ईयर्स से पहले शुरू हुई थी। असईद ठाकर के द्वारा ये शुरू की गई थी। भवाई के अंदर पब्लिक एजुकेशन दिया जाता है एंटरटेनमेंट के साथ, और वो इकोनॉमिकली भी सब ऐसे अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब अफोर्डेबल रेट्स पे होता है ताकि सब लोग उसको देख सके। फिर वो सबसे ज़्यादा प्रमोट कब हुआ, वो सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलता है, जब सोलंकी एरा चल रहा था गुजरात में, तब ये सबसे ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ था, प्रमोट किया गया था। ये जो भवाई है वो जनरली कर्टेन्स के बिना की जाती है, पर्दे के बिना की जाती है, हल्की हल्की लाइट में इसे किया जाता है और म्यूज़िक के साथ इसे किया जाता है। उसके कुछ मेन कैरेक्टर्स है जैसे कि रामदेव, कजोड़ो, ये सब उसके मेन फीचर्स है भवाई के। भवाई जो है वो सोशल वाइसेस के खिलाफ लड़ती है, मतलब सामाजिक जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती है अपने इस ड्रामेटिक आर्ट के थ्रू। उसके कैरेक्टर्स है जैसे कि रंगलो रंगली, वो गर्ल्स एजुकेशन और गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए, सेव गर्ल चाइल्ड के लिए प्रमोट किए गए हैं। अब हम देखेंगे फोक डांसेस ऑफ गुजरात। उसमें सबसे पहले देखेंगे ट्राइबल डांसेस। जो ट्राइबल डांसेस है वो जनरली फेस्टिवल्स, मैरिजेस और फेयर्स के दौरान की जाते हैं, गॉड और गॉडेसेस को प्लीज़ करने के लिए, मतलब भगवान से प्रार्थना करने का ये एक तरीका है डांस फॉर्म का। जनरली ये डांसेस के अंदर सर्कल फॉर्म करके ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये डांस किया जाता है, जैसे कि ड्रम, मंजीरा, ढोलक, और जो रीजनल लैंग्वेज, मतलब जो जिस जगह हो रहा है उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर वो लोग गाना गाते हैं और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो डांस करते हैं। जैसे कि जो डांस फॉर्म है छड़ो, उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मतलब जो डांस करने वाले होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बर्ड क्रिएचर्स को अपने डांस में बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पिकॉक, स्क्विरल और स्पैरो। दूसरा डांस है जैसे कि मारिनो छलो और ठक्करियो छलो, वो जो है वो जनरली डांग डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। और जो टिप्पणी डांस है वो लेबर्स करते हैं, मतलब लेबरर्स के द्वारा किया जाता है, भील और कोली कम्युनिटीज़ की। भील और कोली कम्युनिटीज़ के जो डांसर्स होते हैं वो लोग सेट ऑफ थिक स्टिक्स, मतलब जो है वो डांडी जो होते हैं, मतलब जो हम जनरली जिससे गरबा खेलते हैं वो थिक स्टिक्स के साथ खेलते हैं, जो स्मॉल स्टिक्स के साथ अटैच्ड की होती है, और उससे वो लोग ग्राउंड पे बैठ के खेलते हैं। अब हम देखेंगे गरबा। गरबा जो है वो गर्भदीप वर्ड से आया है। गरबा का मतलब होता है कि जो अर्धन लैम्प, मतलब जो माटी का दिया होता है, उसे हम माटी के डॉट्स वाले जो मटका होता है छोटा सा, उसके अंदर वो माटी के दिए को जला के रखते हैं और उसे सिर पर रख के गरबा खेला जाता है। गरबा जो है वो जनरली नवरात्रि फेस्टिवल के थ्रू खेला जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आसु सुद एकम से लेके आसु सुद नौम के लिए होता है, और कई कई जगह दसम और शरद पूनम को भी होता है। जनरली ये गुजरात के पार्ट्स में होता है। गुजराती पीपल जो होते हैं वो गरबा करते हैं, गरबा गाते हैं, और माँ अम्बे की, मतलब माँ आद्यशक्ति की पूजा आराधना करते हैं, मदर जगदम्बा की पूजा करते हैं। जनरली जो गरबा है वो ओपन ग्राउंड में होता है, मांडवी के आसपास होता है, और मांडवी को बीच में रख के खेला जाता है। गुजराती पोएट्री जैसे कि गरबा और गरबी वो जनरली कृष्ण भक्ति के साथ एसोसिएट किया जाती है। गुजराती पोएट जो है दयाराम, उन्होंने बहुत सारी पोम्स लिखी है गुजराती में, और उससे गाने के साथ गरबा खेला जाता है। गरबा एक इमोशनल और कलरफुल फेस्टिवल है जो कृष्ण जी के लव के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे रास। रास जो है वो जनरली सर्कल में खेला जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो कृष्ण जी है वो अपनी रास अपने भक्त नरसिंह मेहता को दिखा रहे थे, इसलिए रास खेला जाता है। रास जो है वो जनरली गुजरात में नवरात्रि फेस्टिवल्स के टाइम पे खेला जाता है। नवरात्रि और जन्माष्टमी फेस्टिवल्स के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है, और डांडिया रास जो है उसका एक प्रकार है। कुछ लोग होते हैं वो रास खेलते वक्त भी माथे के ऊपर अर्धन पॉट रखकर खेलते हैं। वैष्णव कम्युनिटी की वजह से और वैष्णव इन्फ्लुएंस की वजह से रास जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। वुमेंस जो होती है वो जनरली एम्ब्रॉयड्रेड चनिया चोली पहनती है, और मैन जो होते हैं वो एम्ब्रॉयड्रेड केडिया धोती पहनते हैं, और रास खेला जाता है। अब हम देखेंगे अदर डांसेस ऑफ गुजरात। उसमें सबसे पहले देखेंगे गोल गुठन डांस।
गोल गुठन डांस जो है वो जनरली ढोल के ताल पे खेला जाता है, ढोल के ताल और म्यूज़िक के लय के साथ खेला जाता है। इसके अंदर जो खेलते हैं परफॉर्मर्स, जो डांसर्स खेलते हैं उसके अंदर, उसमें जो डांसर होता है उसके एक हाथ में रोप होती है जो एक पिलर के साथ अटैच की हुई होती है, और वो सर्कल, और दूसरे हाथ में डांडिया होता है। वो लोग सर्कल में एक अंदर जाता है और एक बाहर आता है, इस तरह से वो सर्कल फॉर्म करते हैं और इस तरह से वो उसे घूंटते हैं, मतलब एक पर पिलर के ऊपर उसे घूटा जाता है और इसलिए उसे गोल गुठन डांस कहते हैं। वो जनरली सर्कल के अंदर खेला जाता है। अब हम देखेंगे धमाल डांस ऑफ सिद्दीस। सिद्दीस जो जनरली अभी प्रेजेंट है जम्बूर विलेज में, जो गिर का सेंट्रल पार्ट है, वो ओरिजिनली अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और वो ये डांस करते हैं। ये डांस जो है वो मशीरा के स्ट्राइकिंग पे किया जाता है। मशीरा मतलब कोकोनट शेल, जिसके अंदर माटी का दिया रखा जाता है और उसे क्लोथ से कवर किया जाता है, और वो लोग तब पिकॉक के फेदर्स पहनते हैं और उनके हाथों में स्मॉल ड्रम्स रखते हैं और सर्कल में ये खेलते हैं। वो लोग ये डांस हाई और लो पिच में खेलते हैं और एक साउंड उनका होता है, हो साउंड में वो खेलते हैं, और ये साउंड जो है वो पूरे फॉरेस्ट में सुनाई देता है। वो ये डांस एनिमल्स की और बर्ड्स की वॉइस में खेलते हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं। अब हम देखेंगे मेरेयो डांस। मेरेयो डांस जो है वो जनरली बनासकाठा में देखने को मिलता है, बनासकाठा के स्टेपवेल के आसपास देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है वो तोरण जो है उसे लंबी घास के साथ वुवन मतलब सीला जाता है रीड और झुंझुड़ी के साथ, और वो ड्रम बीट्स के ऊपर मतलब ढोल की ताल पे खेला जाता है और साथ में तलवार के ट्रिक्स के साथ खेला जाता है। अब हम देखेंगे पठार डांस। पठार डांस है वो सुरेंद्रनगर रीजन में किया जाता है और ये डांस पठार कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। वो ताल और लय के साथ डांडिया और मंजीरा के आवाज़ पे खेला जाता है। वो डांस करते वक्त ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जैसे कि सी वेव्स का सीन क्रिएट करते हैं और शिप जो है वो सी मूव्स के ऊपर मूव कर रही है, ऐसा सीन वो लोग क्रिएट करते हैं डांस करते वक्त। कोलीज जो है वो सौराष्ट्र के जो कोलीज है वो कोली डांस करते हैं। मद्रासियों को होल्ड करते हैं। मद्रासियों मतलब एक कलरफुल क्लोथ जो उन्होंने अपने माथे पे ऊपर टर्बन की तरह बांधा हुआ होता है, जो एम्ब्रॉयडर्ड होता है और मिरर से सजाया हुआ होता है, और ग्रीन कलर्ड का बेल्ट होता है जो उन्होंने पहना हुआ होता है। वो लोग भेंट जो है वो अपने वेस्ट पे पहनते हैं, मतलब कमर पे पहनते हैं जब ये लोग डांस करते हैं। वैसे ही मेयर डांस जो है वो सौराष्ट्र का और दूसरे भी भरवाड़ ट्राइब के बहुत सारे डांसेस हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर देखा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फाइन आर्ट्स है, 64 टाइप्स के आर्ट्स है, उसमें से बहुत सारे आर्ट्स हमने देखे भी और समझने की कोशिश भी। सो इंडिया का कल्चर है वो बहुत रिच है, वराइड है, और उसकी तो दोस्तों ये था चैप्टर 2 कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया का एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वन शॉट रिवीजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ो दिल से, समझो आसानी से, इजी लर्निंग विद नम्रता के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।